हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुगेल। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जितने भी बीपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये हमारा पॉलिटी का जो है ये पार्ट 2 होने वाला है। ओके, मैंने पार्ट 1 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और इसमें हम लोग रफली जो है जो 39th बीपीएससी हुआ था 1994 में से लेकर के जो 71st बीपीएससी हाल ही में जो 2025 में हुआ था, लगभग 30 सालों के जितने भी प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उसमें पूरे डिटेल से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इतना ही नहीं, मैंने ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, ये सब जितने भी ये दोनों से पूछे गए हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आने वाले वीडियो में मैं मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी होंगे ये सब मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, पिछले साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से एक चीज़ हमको ज़रूर पता चलती है कि बीपीएससी का पूछने का पैटर्न कैसा रहता है, कैसे बीपीएससी अप्रोच करती है टॉपिक को। तो इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें जितने भी पीछे प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है बीपीएससी के द्वारा सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो ये हम लोग जो सेकेंड पार्ट है पॉलिटी का वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें बीपीएससी ने पूछा था ये चार आपके टर्म कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आपके प्रियम्बल में देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप लोगों ने प्रियम्बल देखा हो तो बीपीएससी ने बोला था कि इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेंट सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है। पहले दिया था डेमोक्रेटिक वर्ड, देन सोवरेन, देन सेकुलर और लास्ट में सोशलिस्ट। तो अगर आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा हो, मैंने एक स्लाइड यहाँ पे लगा भी रखा है प्रियम्बल का, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा हो गया जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। और उस प्रस्तावना में मेंशन किया गया है आपका सबसे पहले वर्ड सोवरन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सोशलिस्ट, देन सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। तो आप लोग एक ट्रिक कोई भी अपना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको याद करने का ऐसे आप लोग एक ट्रिक दे सकते हैं, से, यानी कि एक याद कर सकते हैं सो फॉर सोवरेन हो जाएगा, उसके बाद सो फॉर सोशलिस्ट एंड देन से फॉर सेकुलर। उसके बाद दो टर्म बचते हैं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ऐसे आप लोग उसको जो है याद कर सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ, अब हम लोग प्रियम्बल देख रहे हैं तो कुछ टर्म और हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि प्रियम्बल पे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बीपीएससी ये पूछ सकती है कि अच्छा, प्रियम्बल में जस्टिस की तो बात की गई है, तो कौन कौन से ऐसे जस्टिस है। तो इसमें दो तीन ऑप्शन दे सकता है। इसमें एक पूछ सकता है अच्छा, जस्टिस की बात तो की गई है लेकिन कौन से जस्टिस, तो एक सोशल जस्टिस है। दूसरा कौन सा, जस्टिस तो होना चाहिए लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एज वेल। और तीसरा जो है पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात की गई है। वैसे ही एक यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बना सकती है बीपीएससी की, लिबर्टी की बात तो की गई है लेकिन किस चीज़ की, तो थॉट की लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की लिबर्टी होनी चाहिए, हमारी जो बिलीफ है उसकी लिबर्टी मिलनी चाहिए, फेथ और वर्शिप करने की लिबर्टी मिलनी चाहिए। उसके बाद इक्वालिटी की बात की गई है, उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये प्रियम्बल से रिलेटेड है। ओके, और ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा था अरेंज करने को, तो अरेंज करने में जैसे हमने अभी ट्रिक देखा कि सो एंड से, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा था, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो इसमें रिपब्लिक तो दिया नहीं है, तो क्या आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 3 1, दैट इज ऑप्शन बी। तो पहले हो जाएगा सोवरेन, देन सेकुलर, फिर सोशल, सॉरी, पहले सोवरेन फिर सोशलिस्ट, देन सेकुलर और फिर डेमोक्रेटिक। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अब थोड़े कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जब हम लोग प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल एक भारतीय संविधान का एक परिचय होता है कि हम जब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कोई भी चीज़ का, अगर हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन ले ले तो उसमें क्या बताते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ऐसा ऐसा सब हम लोग डिटेल बोलते हैं। वैसे ही जो प्रियम्बल है यानी जो संविधान का प्रस्तावना है, ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ
आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हो गया, और ये यह बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है और भारत किस प्रकार से एक राष्ट्र। तो ये प्रियम्बल हो गया, यानी जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था इन 1950, तो क्या है, प्रियम्बल में ये सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्द नहीं थे। ये आप लोग याद रखिएगा। जो ओरिजिनल जो जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था इन 1950, जो मूल संविधान है उसमें सोशलिस्ट सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे। ये दोनों ऐड किया गया कब, ये दोनों ऐड किया गया जब 72nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था, तो जब 77 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान ये अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें ये दो शब्द जोड़ा गया था। कौन सा, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और एक और शब्द जोड़ा गया था, और जोड़ा गया था प्रियम्बल में इंटीग्रिटी। तो ये भी याद रखिएगा, तीन वर्ड जोड़े गए थे इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये हमने जो है ना बहुत डिटेल से प्रियम्बल को देख लिया। तो एक क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर करने का मतलब यही है कि एक जो क्वेश्चंस दिया है उसके कितने और प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब जाकर के कुछ मतलब बनता है कि भाई हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिंपली आके मैं बोल दूं अरेंज, उसके बाद इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन सी, तो ये कहीं से भी जो है लेजिटिमेट नहीं है, ऐसे डिस्कशन नहीं होता। इसलिए जो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने डिटेल में हो सके यहीं पे आपका ये टॉपिक ही कवर हो जाए। तो प्रियम्बल से जैसे हमने पहले ही बताया क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है, तो ये आपका एक तरीके से प्रियम्बल कवर हो गया। कोई भी बीपीएससी अगर पूछेगी फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बीपीएससी ने पूछा था, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई। ये पूछ रहा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। ये पूछ रहा कि ये चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। तो जैसे हमने बोला कि अभी हमने डिस्कस किया कि 43 में, सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था, 1976 में। इस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, अगर आप लोग को पता हो। इसमें और क्या क्या हुआ था, तो इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, उसके बाद इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था, और एक बहुत ही बड़ा चीज़ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा मौलिक कर्तव्य, वो भी ऐड किया गया था इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि इतने सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था थ्रू अमेंडमेंट, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको, तो 42nd अमेंडमेंट को ना, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था ना, जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, इसको मिनी, एक यहाँ से भी आपका आंसर बन क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो विच अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो चेंजेस किए गए थे ड्यूरिंग 1976 और अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। कुछ और फैक्ट इसमें बात करें तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4A में आपको मिलेगा। पार्ट 4 को अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, और ये पार्ट 4 को अमेंडमेंट करके और फिर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और ये आर्टिकल की बात करें पर्टिकुलर, तो ये आर्टिकल 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको 10 दिए गए थे। ओके, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे इन 1976 ड्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद जो है एक और ऐड किया गया था, यानी 11वां ऐड किया गया था, एक और ऐड किया गया था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 2002 में, तो एक और ऐड किया गया था। तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल अभी जो है
टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल। यानी 8th शेड्यूल की बात हो रही है और उसमें ये पूछा जा रहा है, बीपीएससी ने पूछा था कि भाई 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो अगर आपने 8th शेड्यूल पढ़ा होगा तो इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है। ओके, अब इसमें एक चीज जानने की है कि शेड्यूल क्या होता है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है 12 शेड्यूल था। स्टार्टिंग में ये 8 शेड्यूल था, ठीक है। बाद में जो है इसको इंक्रीज करके 12 शेड्यूल बना दिए गए। अब शेड्यूल क्या होता है, जैसे हम लोग शेड्यूल की बात कर रहे हैं, 12 शेड्यूल, 8 शेड्यूल। तो शेड्यूल एक होता है, एक संविधान की दी गई एक सूची होती है जिसमें महत्वपूर्ण विवरण और प्रावधान दिए जाते हैं, ठीक है। अगर जो लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसको मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में न डाल के, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है उसमें न डाल करके एक अलग से शेड्यूल बना दिया जाता है कि भाई एक अलग से एक सूची बना देंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे करके ऐसे 12 बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको एक अलग से 12 शेड्यूल बना करके और इसमें ये डाला गया। उसमें एक लैंग्वेज भी बहुत बड़ा मैटर है। ओके, तो इसलिए इसको अलग शेड्यूल में डाला गया है। और ये कौन सा है, 8वें शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, तो 8वें शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। और ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो वो है 22। और टोटल शेड्यूल कितने हैं, तो 12। तो इतने सारे फैक्ट हमने जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, इसका जो है ना, इसका मैंने डिटेल दे रखा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो 12 है ना, 22 वो लैंग्वेजेस कौन कौन से है, जैसे अभी हमने जान लिया 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेगी। इसमें पहला है असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली एंड मणिपुरी। तो ये जो है ना आपका टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बीपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है, भाई टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो टोटल कितने हैं, 22 है। और ये जो आपका कौन से शेड्यूल में आता है, तो ये आपका 8th शेड्यूल में आता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें वोटिंग एज को 21 से घटा करके और 18 साल किया गया था, ठीक है, 18 साल किया गया था। तो ये आपके ऑप्शन हो गए, क्या वो 61st था, क्या वो 62nd था, 63rd या 64th। तो आपको बताना था कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो वोटिंग राइट पहले 21 साल रखी गई थी उसको घटा करके 18 साल किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 61st। तो 61वीं जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, ये आपका हुआ था इन 1988। ये 1988 में संशोधन होता है। और लागू कब हुई, तो इसको लागू किया गया था, इन 1989। 1989 से इसको लागू किया गया था, जिसमें युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिला। जिसमें युवाओं को डायरेक्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिला। और ये अगर बोले तो ये किसकी देन है, तो उस समय कुछ और थोड़े पॉलिटिकल हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो था। तो उस समय जो थे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। राजीव गांधी जी का कार्यकाल अगर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर कितना है, टेन्योर आपका 1984 से लेकर के और 1989, यानी 1984 से 1989 तक उनका कार्यकाल देखने को मिलता है। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली उनका असैसिनेशन भी हुआ था राजीव गांधी जी का। और ये कब हुआ था, ये बस मैं थोड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। असैसिनेशन उनका हुआ था 1991 में, और वो तमिलनाडु में गए थे इलेक्शन कैंपेन करने।
फिर वहाँ पे उनका असैसिनेशन कर दिया गया। ओके, तो ये किसके कार्यकाल में अगर पूछे तो ये राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में 61st अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें वोटिंग राइट 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यह पूछा जा रहा है इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। किसकी बात हो रही है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी जो सभा को संचालित करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन सा ऐसा हाउस है? क्या वो लोकसभा है, क्या वो राज्यसभा है, क्या वो विधानसभा है, क्या वो विधान परिषद है? कौन सा ऐसा है जहां पे आपको वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस हाउस के मेंबर नहीं होते? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब कैसे, आप लोगों को पता ही होगा, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन कहा जाता है, यानी कि सभापति। ये सभापति कौन होते हैं? तो ये सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है ये आपका राज्यसभा का मेंबर ही हो। इसलिए क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये आपके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है कि पद के कारण, यानी कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो क्योंकि वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। और वो चेयरमैन बनने के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर हो। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कौन से हाउस का मेंबर रहना जरूरी नहीं है, तो ये हमने राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी जितने भी हाउसेस है ना उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का लोकसभा का अगर अध्यक्ष बनना है तो लोकसभा का मेंबर रहना जरूरी है, विधानसभा का वैसे ही है और विधान परिषद का वैसे ही। इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उस हाउस का मेंबर रहना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा में अलग सिनेरियो होता है जो हमने अभी समझा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था, 5 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वेकेंट। किसकी बात हो रही है? हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यदि राष्ट्रपति, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? दो सिनेरियो है यहाँ पे, हमको क्या देखना है कि जनरली मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट है तो कौन ऑफिस संभालेगा? फिर वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा कि भाई ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, फिर उस सिचुएशन में कौन ऐसा पोस्ट है, जो कौन है ऐसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालेगा? तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पदभार संभालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात की गई है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का सीट खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट उस सीट को भरेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट वेकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपके वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे एज अ प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए एक थर्ड सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसका भी सीट वेकेंट हो, ठीक है, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी सीट वैकेंट हो, वो भी उस समय कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अपॉइंट हो, फिर कौन करेगा? फिर उस समय क्या होगा? उस समय सिनेरियो होगा प्रेसिडेंट कौन बनाए जाएंगे? तो प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे आपके सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इतना हमको डिटेल जानने की जरूरत है। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर दोनों नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर तीनों नहीं है, प्रेसिडेंट का भी सीट वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का भी है, सीजेआई का भी है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे
वो क्या करेंगे, ऑफिशिएट करेंगे, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे नियुक्त किए जाएंगे। ओके, तो इसलिए जो है ना बहुत सारे डिटेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक इस पे बेस्ट क्वेश्चन अभी आया, लेकिन इतना हम लोग डिटेल कर लेंगे ना कि इस पे अगर बेस्ट फ्यूचर में क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग ईजिली उसको बना सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। किसकी बात हो रही है? अब पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे हमको देखने को मिलती है वो क्या है? क्या एक एडवाइजरी बॉडी है, एक सलाहकार निकाय है, या एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, एक सलाहकार समिति है, या एक पर्यवेक्षी पदाधिकारी है? यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, या एक कंसल्टेंट कमिटी, या एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। तो अगर आपने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा होगा तो इसमें पूरे डिटेल में दिया है, पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें पूरे डिटेल में दिया है कि जो पंचायत समिति होता है एट ब्लॉक लेवल, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है? तो जो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे कार्य करने वाली एक ऐसी इकाई है, यह मुख्यतः क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। यह क्या करती है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। अब थोड़ा हम लोग ना पंचायती राज के बारे में थोड़ी फैक्ट जान लेते हैं। ये पंचायती राज सिस्टम क्या है? आपका बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है, बलवंत राय मेहता, एक कमेटी बनी थी इन 1957। उन्होंने अपना रिकमेंडेशंस दिया 1958 में। उसके बाद एक पंचायती राज सिस्टम का गठन हुआ, उसमें इन्होंने 3 टियर सिस्टम की बात की थी। ठीक है, एक तो ग्राम लेवल, विलेज लेवल पे उन्होंने बोला था कि भाई एक विलेज पंचायत होना चाहिए, विलेज पंचायत की बात की थी उन्होंने। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे उन्होंने बात की थी पंचायत समिति की, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो पंचायत समिति, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने बात की थी जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद की बात की थी, यानी 3 टियर सिस्टम की बात इस पंचायती राज सिस्टम में किया गया था। और ये ब्लॉक की बात की गई कि ब्लॉक पे कौन रहता है? जो पंचायत समिति होती है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरह काम करती है। ठीक है, यानी कि इसका काम सिर्फ एडवाइस देना नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन की भी काम करती है कि कोई भी ऐसी योजना है वो इम्प्लीमेंट भी करेगी। इसलिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। और ये क्या है? जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है ये आपका एक तरीके से ग्राम पंचायत यानी जो फर्स्ट ईयर और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, ऐसे भी देखें तो ये बीच की एक कड़ी है जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। तो ये हमने जाना पूरे डिटेल में पंचायत समिति के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन? किसकी बात हो रही है कि इन सारे ऑप्शन में ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ओके, तो अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे। ये पावर दी गई है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दोनों को, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दी गई है और हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है कि फंडामेंटल राइट के अगर वायलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें लाई जाती है तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। यानी उनके अधिकारों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। प्रेसिडेंट के पास नहीं है, न पार्लियामेंट के पास है और ना ही अलग कोर्ट के पास है। ठीक है, यानी इसमें आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है, कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर दी गई है। ओके, अब ये फंडामेंटल राइट की बात करें ना तो एक हमारे आर्टिकल, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है 32 जिसमें रीट की बात की गई है। रीट क्या है? दिस इज द सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस रीट में, उस आर्टिकल 32 में अगर आपको लगता है कि स्टेट ने, स्टेट मशीनरी ने आपके साथ अगर कुछ ऐसा काम किया जिससे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आप आर्टिकल 32 को यूज करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने का अधिकार, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार आपको मिलता है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 आपको ये अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर अगर हाई कोर्ट देखे कि भाई सही में स्टेट मशीनरी के द्वारा इसका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है, तो फिर वो हाई कोर्ट जो है रीट जारी कर सकती है। वैसे ही आर्टिकल 32 के द्वारा आप लोग सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं, तो वहाँ भी अगर ये सेम चीज़ ऑब्जर्व करिए सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ भी रीट क्या है, रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और आपके फंडामेंटल राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। अब जो है एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, मैं खुद रेज करता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन के फॉर्म में बीपीएससी पूछे तो उसका आंसर हमको है। अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा फंडामेंटल राइट की बात हो रही है ना और रीट की बात हो रही है, तो अगर इस हिसाब से देखें ना, तो कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसके पास हाईएस्ट पावर है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रीट को लेकर के, या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है? तो इसमें हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। अगर रीट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो हम लोग आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के टाइम ही रीट जारी कर सकती है। यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट सिर्फ वायलेट हुआ है, तभी आप आर्टिकल 32 के द्वारा 32 का सहारा लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वहाँ से फिर रीट दायर करे। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होता है? हाई कोर्ट आपका अकॉर्डिंग टू 226 आर्टिकल, आप लोग अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब भी जा सकते हैं। अदर देन फंडामेंटल राइट में भी आप कोई लीगल राइट जो है उसमें भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जो है रीट जारी कर सकती है, ठीक है। तो अगर रीट पिटीशन में देखें ना, तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन विद सुप्रीम कोर्ट। तो यही एक क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। अगर उसमें और बात करें ना, तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है अगर स्पेशली हम लोग रीट की बात करें तो। ओके, तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बीपीएससी ने पूछा था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, किसकी बात हो रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस से हटाने की बात हो रही है भाई, ऑफिस से हटाने की बात हो रही है, ऑफिस से निकालने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन निकाल सकता है? क्या वो लोकसभा, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या प्राइम मिनिस्टर, या पार्लियामेंट, या इनमें से कोई नहीं, या मोर देन एवर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर पोस्ट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसको उठा के प्रेसिडेंट को ऐसे ही आए पार्लियामेंट में और एक कोई मोशन लेकर के आए और फिर प्रेसिडेंट को हटा दिए। इसके लिए एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा जानते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? महाभियोग। इसको डिटेल से आप लोग समझिएगा। महाभियोग कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। इसको इम्पीचमेंट कहा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में संभव है, इम्पीचमेंट ला करके और फिर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि भाई संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है कि आपको अलग अलग रूल बताया गया है, ठीक है, नियम दिए गए हैं कि आप प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं। तो इस आर्टिकल 61 में दिया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद इसको पास होने के बाद इसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये नहीं कि सिंपल मेजॉरिटी से आप लोग को एक तो दोनों सदन में पास होना चाहिए, और वो भी पास कैसे होना चाहिए? ये पास आपको होना चाहिए बाई स्पेशल मेजॉरिटी, तब जाकर के आप प्रेसिडेंट का जो है इम्पीचमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है कि ये कुछ ऐसे शर्तों पे ही होगा, ठीक है।
यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई इसको हम लोग सिंपली कर दे। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होता है कि पहला स्टेप आपका होता है कि आपको आरोप की शुरुआत करनी है। अगर किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर आरोप लगाते हैं तो पहले आपको इनिशिएशन करना होगा, ठीक है, यानी कि आपको आरोप की शुरुआत करनी है कि भाई आप लोग तो ठीक है इम्पीच करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन भाई आरोप क्या है वो तो बताइए। तो फिर सदन में क्या होगा, ये आरोप किया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन होता है कि आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ये मोशन ला सकते हैं, कहीं भी ये प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा में आपको चाहिए कि मिनिमम 100 MP जो है वो प्रस्ताव पे साइन किए होने चाहिए। राज्यसभा में आपका 50 MP होना चाहिए जो प्रस्ताव पे साइन किया होना चाहिए। तभी जाकर के ये आरोप की शुरुआत पार्लियामेंट में होगी। या तो आप लोकसभा में करें या राज्यसभा में करें, ठीक है। तो लोकसभा में कम से कम 100 MP चाहिए जो साइन किए हुए प्रस्ताव पे, और राज्यसभा में आपको चाहिए 50 MP जो साइन किए हुए, तभी ये प्रस्ताव संसद में होगा। मान लीजिए प्रस्ताव रख दिया संसद में, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा, नोटिस जारी होगी, ठीक है, नोटिस जारी होगी। और ये नोटिस आपको कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो 14 दिन पहले ये नोटिस जारी होगा ताकि प्रेसिडेंट के पास अपना पूरा हक हो, पूरे बचाव का उनको मौका दिया जा सके। तो पहले तो नोटिस जारी हो जाएगी। उसके बाद नोटिस जारी होने के बाद थर्ड में आपका क्या होगा कि ये प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, ठीक है। और ये प्रस्ताव रखने के बाद उस पर वोटिंग की जाएगी। और वोटिंग कैसा होना चाहिए, अब वोटिंग आपका 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जो प्रस्ताव रखा गया तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ना कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला सदन में अगर मान लीजिए ये पास हो गया, फिर कहाँ जाएगा, दूसरा सदन में जाएगा। प्रोसेस आप लोग समझ रहे हैं, पहले आरोप तय होगा, फिर उसके बाद नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले, उसके बाद नोटिस हो गया, फिर प्रस्ताव आएगा एक सदन में। मान लीजिए ये लोकसभा में पहले प्रस्ताव आया और 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया। अगर लोकसभा में पास नहीं होता 2/3 मेजोरिटी से, तो ये जो प्रस्ताव है यहीं पे खत्म हो जाएगी और प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रोसेस जो है पास हो जाता है फर्स्ट सदन में 2/3 मेजोरिटी से, फिर ये प्रस्ताव जाएगा आपका दूसरे सदन। तो मान लेते हैं अभी हमने इसको लोकसभा समझ के रखा, इसको राज्यसभा में समझते हैं दूसरे सदन में पहुंच रहा। अब दूसरे सदन में जाएगा तो फिर वहां प्रस्ताव पे वोटिंग होगी। और वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग में आपको पास होना चाहिए भाई स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मान लीजिए यहां भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पास हो जाता है, फिर क्या होगा, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। फिर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएंगे, यानी उनका रिमूवल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रस्ताव 2/3 मेजोरिटी नहीं पास करती है, तो यहाँ भी ये प्रस्ताव कोलैप्स हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होंगे। तो जरूरी ये है कि भाई दोनों सदन में 2/3 मेजोरिटी से पास होने चाहिए। तो इतना हमने डिटेल किया। क्वेश्चन क्या था कि किसके पास पावर है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी हमने पिछले में बात किया कि भाई बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी, ठीक है। बलवंत राय मेहता की कब कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी थी 1957। इन्होंने रिपोर्ट 58 को दिया और जस्ट 59 में ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए। तो सबसे पहले राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहां पे सबसे पहले इस पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिला था, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था, यानी एक तरीके से संवैधानिक प्रोटेक्शन नहीं मिला था। तो उस समय क्या था, कोई अगर राज्य चाह रहा था तो वो क्या था कि भाई आप लागू कर सकते हैं, और अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो राज्य लागू नहीं कर सकता, उसके मन पे था। लेकिन वहीं जाकर के ना आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट आता है। कब हुआ था, 73rd 1992 में। और फिर यहाँ पे जो है पंचायतों को एक संविधानिक दर्जा दिया गया,
ठीक है। पंचायतों को पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी दी गई और एक कंपलसरी बनाया गया कि नहीं भाई, आप लोग अपने मन से नहीं, अब हम कैसे भी हर राज्य में आपको पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और फिर पार्ट 9 ऐड किया गया जिसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है और आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में हमारे 243 से लेकर के 243 ओ, ये आर्टिकल ऐड किया गया किसके द्वारा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। और फिर एक प्रोटेक्शन दी गई पंचायत को और तब जा करके उसके बाद सभी राज्यों के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को आज अपनाया जा रहा। तो हर एक चीज को कंपलसरी बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और यही इस पंचायतों को प्रोटेक्शन कब दिया गया, 1992 में बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वीं अमेंडमेंट एक्ट करके, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्शन के पहले भी एक राजस्थान गवर्नमेंट था जिसने पंचायती राज सिस्टम लागू कर दी, जो बहुत ही सराहनीय काम था। तो ये राजस्थान स्टेट था और वहाँ जो है नागौर जिले में सबसे पहले ये की गई थी। ओके, तो ये हमने पूरे डिटेल में देखे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बीपीएससी ने क्या पूछ के रखा था। हुज प्रायर कंसेंट इज इसेंशियल फॉर मनी बिल, किसकी बारे में बात हो रही है, मनी बिल, ठीक है। मनी बिल के बारे में बात हो रही है, यानी धन विधेयक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धन विधेयक। तो ये पूछा जा रहा है किसके कंसेंट यानी किसका परमिशन चाहिए मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए सदन में, पार्लियामेंट में। तो किसकी परमिशन चाहिए, तो ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन यानी कि पूर्ण अनुशंसा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और कुछ फैक्ट जानते हैं हम लोग मनी बिल को। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और उससे पहले आपको एक प्रायर इसेंशियल कंसेंट लेना होगा, ठीक है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कंसेंट किसका लेना होगा, तो कंसेंट लेना होगा प्रेसिडेंट का। और ये एक आप लोग ध्यान में रखिएगा, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय, जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर। यानी कि अगर कोई जो है अदर देन मिनिस्टर, यानी ऑर्डिनरी एक एमपी जो है, जो कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे नहीं है, उनके द्वारा मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता और सिर्फ प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता। ओके, तो ये हमने मनी बिल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी पीछे पूछा था बीपीएससी ने, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, किसकी बारे में बात हो रही है, तो बिहार विधानसभा के बारे में बात हो रहा, ठीक है। इसमें ये पूछा था बीपीएससी ने कि बिहार विधानसभा में टोटल कितने सीट्स हैं, तो भाई टोटल कितने सीट्स हैं, तो टोटल 243 सीट्स हैं। अब क्योंकि सीट्स की बात हो रही है तो हम लोग सब चीज़ जानेंगे कि बिहार विधानसभा में तो हमने देख लिया 243 है। उसके बाद बिहार विधानसभा की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हो गए, 243। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं, बिहार लेजिस्लेटिव में काउंसिल में कितने सीट्स हैं, तो ये आपके हैं 75। उसके बाद बिहार में लोकसभा में कितने हैं, तो बिहार के लोकसभा की टोटल सीट्स की बात करें तो ये आपके हैं 40। और बिहार में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है, तो राज्यसभा की सीटों की बात करें तो ये 16 है। अब ये जो बिहार विधानसभा है ना, जो हमने 243 की बात की, उसमें कुछ रिजर्व सीट भी है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपके टोटल 40 सीट रिजर्व है 243 में से,
जो 40 सीट है ना वो रिजर्व है। किसके लिए? फॉर एससी एंड एसटी। और उसमें से जो है एससी के लिए आपको 38 सीट्स है एससी के लिए, और 2 सीट्स जो है ये आपके एसटी के लिए रिजर्व है आउट ऑफ 243। तो ये फैक्ट आप लोग बिल्कुल याद रखें, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पॉलिटिकल डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ जीरो आवर की बात हो रही है, ठीक है। जीरो आवर का मतलब क्या होता है? तो जीरो आवर का सिंपली मतलब होता है टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड रेगुलर एजेंडा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है 11 बजे, ठीक है, ये देखिए आप लोग, जब 11 बजे स्टार्ट होगा तो क्या होता है, 11 से 12 आपका क्वेश्चन आवर होता है। 11 से 12 जो है ये देखिए आप लोग, 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 जो है ये जीरो आवर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था, अब ये और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जीरो आवर में जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट जो है या कीप गवर्नमेंट इन चेक रिप्रेजेंट जो पीपल होते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह रेज किए जाते हैं, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और जीरो आवर में पीपल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में वही पूछा था कि आपका जीरो आवर कब होता है, तो ए टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड रेगुलर, यानी कि आपका 11 से 12 क्वेश्चन आवर हो रहा, और उसके बाद ये एक के बाद कितने ये रेगुलर आपके संसद चलते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो टाइम होता है 12 से 1, ये आपका हो जाता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर 11 से 12 है, और आपका जीरो आवर की बात हो रही है तो जीरो आवर ये हो जाएगा आपका 12 से 1। तो 12 से 1 जो है ये आपका जीरो आवर कहलाता है, ठीक है। ये आमतौर पे 12 बजे शुरू होता है, जैसे हमने अभी देख लिया। इसमें सदस्य तत्काल जनहित के मुद्दे उठाते हैं, यानी जीरो आवर में मान लीजिए कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट अभी करेंटली चल रहा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करना है, तो इस जीरो आवर में उठाया जाता है। ये अगर बात करें ना तो ये संविधान में कहीं औपचारिक रूप से लिखा नहीं है कि भाई इतने जीरो आवर्स होंगे, इतने क्वेश्चन आवर होंगे। ये कन्वेंशन चलते आ रही है, ये एक प्रथा चलते आ रहा, और ये प्रथा को यानी कि रूल ऑफ लोकसभा है कि हाँ 12 से 1 जो है आपका जीरो आवर होता है, और इसमें ये चीज़ पूछा जाता है। तो ये जो है ना डायग्राम, ये डायग्राम को आप लोग ध्यान में रखिए। कहीं बीपीएससी ने जीरो आवर पूछ के रखा, कहीं क्वेश्चन आवर पूछ दे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टी? किसके पास पावर है कि कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राजकीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर सकता है? किसके पास पावर है? तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, ना पार्लियामेंट के पास पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर है तो इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि भाई वो कोई भी पार्टी को डिक्लेयर कर सकती है कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है या रीजनल पार्टी है। और ये तय करने का उसका आधार क्या है, बेस क्या है? तो इसका बेस है कि वोट शेयर कितने मिले, ठीक है। ये वोट शेयर पे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि कोई पार्टी को कौन से इन तीनों में से दर्जा दिया जाए। बाकी जब मैं इलेक्शन कमीशन आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना पॉलिटी लेक्चर में, अगर आप लोग को चाहिए लेक्चर तो कमेंट कीजिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि कितने % वोट चाहिए, कितने सीट्स, उसमें डिटेल, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी ये जानिए कि उसका बेसिस क्या है इन कैटेगरी में बांटने के लिए। सिर्फ और सिर्फ बेसिस है उसका वोट शेयर से ही इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? किसके बारे में बात हो रही है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में बता के रखा है, ये सब जो है ना ये मैंने एक लिस्ट दे रखा है, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना।
दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, टोटल कितने मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। टोटल स्टार्टिंग में तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कितने थे, 10। उसके बाद एक नया ऐड किया गया यही वाला, ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप और 6 to 15, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की बात जो होती है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, एज ग्रुप को, गार्जियन का ये ड्यूटी है कि उसको स्कूल भेजे। तो ये ऐड किया गया था किसमें, ये आपका ऐड किया गया था अमेंडमेंट करके, और स्टार्टिंग में 10 ही था। और एक फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसमें 50 आर्टिकल 51A ऐड करके और फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया। तो ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पूरे डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज को बता दिया है। टोटल 11 है, ये आप लोग ध्यान में जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना कि इसमें क्या क्या बोलता है कि भाई अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, रिस्पेक्ट, हमें नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, उसके बाद फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स के आइडियल को फॉलो करना, हमारे जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको प्रोटेक्ट करना है, कंट्री को डिफेंड करना है। ठीक है, डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो हमारा भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उसको डेवलप करना है, स्पिरिट को। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर को हमको कैसे प्रिजर्व करना है। ठीक है, उसके बारे में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात की गई है। उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट के भी बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, इन्वायरमेंट को बचाना है एक फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा। उसके बाद डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमैनिटी, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, स्ट्राइव द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट। किसके पास पावर है भाई कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका नंबर जो है बढ़ा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल पावर नहीं होता, न लॉ कमीशन के पास पावर होता है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर होता है। और ये पावर कहाँ से आता है पार्लियामेंट को, तो ये आर्टिकल 124 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा बनाए गए कानून से तय होती है। ठीक है, और संसद सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजों की संख्या बढ़ा सकती है। अगर फिलहाल बात करें अभी करंट, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या है 34। ठीक है, 34, और इस 34 में क्या है, 33 जजेस एंड 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में अभी रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू इक्वालिटी। ये चारों में से कौन से आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शन देते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है कॉन्स्टिट्यूशनल। राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, अब इसको रिमूव कर दिया गया। कैसे किया गया ये मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। राइट टू पीसफुल असेंबली बिल्कुल है, और राइट टू इक्वालिटी तो है ही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब फंडामेंटल राइट ना बन के ये हो गया है लीगल राइट। ठीक है, अब ये क्या है कि इसको भी हटाया गया था, कब इसको हटाया गया था, इन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 में, जब आपका इमरजेंसी हटा था, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है मुरारजी देसाई के अंदर, तो ये मुरारजी देसाई जी क्या करते हैं, 44वीं संविधान संशोधन करते हैं, और उसमें ये बोलते हैं कि भाई जो आर्टिकल 31 है
यानी आर्टिकल 31 बात करती थी राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी की, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट था। भाई अब ये फंडामेंटल राइट को हम लोग हटा रहे हैं और इसको उठा करके और कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको उठा करके हम लोग लेके जा रहे हैं आर्टिकल 300A। और जो एक फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ये एक हम लोग इसको बना देंगे भाई लीगल राइट। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया। यानी जो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान था उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया। और कहाँ डाल दिया गया, तो आर्टिकल 300A। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो पहले आर्टिकल 31 है ना, अगर आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 31 को मेंशन ही नहीं किया जाता, क्योंकि उसको हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। और राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से हटा करके फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300 यानी 300A में रख दिया गया है एज ए लीगल राइट, लीगल राइट बना के, नॉट द फंडामेंटल राइट। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर इट्स नॉर्मल टाइम कैन बी डन बाई, किसके द्वारा नॉर्मल टाइम जो होता है ना 5 साल का, अगर उससे पहले डिजोल्यूशन करना है तो किसके पास पावर है। ठीक है, कि वो डिजोल्व कर सकता है, भाई डिजोल्यूशन हो सकता है लोकसभा का, तो सिर्फ और सिर्फ वो पावर है प्रेसिडेंट। लेकिन लेकिन इट्स ऑन डिस्क्रिशन नहीं, इसके डिस्क्रिशन यानी अपना जो है अपने मन से नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते प्रेसिडेंट जी। रिकमेंडेशन चाहिए किसके, प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि भाई आप लोकसभा को डिजोल्व कर दो, तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट फिर लोकसभा को डिजोल्व करके और फिर वहां पे अगले इलेक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर रहे हैं यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रेसिडेंट हम लोग जानते हैं कैसे काम करते हैं, एड एंड एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसलिए ये काम भी जो है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही ये लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी नहीं कर सकते, इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, रिकमेंडेशंस की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो पावर टू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर नहीं है, पार्डन अ डेथ सेंटेंस। नहीं नहीं भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर रहता है कि डेथ सेंटेंस को क्षमा कर सकता है। डिक्लेयर इन इमरजेंसी, बिल्कुल पावर है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वही लिखित में आना चाहिए बाई फ्रॉम होम, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके लिखित में आने चाहिए, तभी इमरजेंसी लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि सॉरी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। पास एन ऑर्डिनेंस, बिल्कुल ऑर्डिनेंस का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन रिमूवल ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट हिज डिस्क्रिशन नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सवाल ये होता है कि भाई फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने वहां पे ऑलरेडी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, वैसे ही आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब आइए ये भी प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रस्ताव आता है, तो सबसे पहले तो प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव या तो आप लोकसभा में दे या राज्यसभा में कहीं भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोकसभा में दे रहे हैं तो आपको कम से कम 100 MP जो है उसके सिग्नेचर चाहिए। अगर आप राज्यसभा में दे रहे हैं तो आपके 50 मिनिमम MP चाहिए, तब जाकर के प्रस्ताव सदन में एग्जिस्ट करेगा। चलिए मान लीजिए इतना MP ने सपोर्ट कर दिया तो प्रस्ताव आ गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस होता है एक जांच समिति। जांच समिति, अब ये जांच समिति कौन बनाएगा, अगर मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वो बनाएंगे, या ये प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो ये राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो एक कमेटी बनाएंगे, जो जांच समिति है वो बनाएंगे, और फिर 3 सदस्यीय एक जांच समिति बनती है। जांच समिति बनती है 3 सदस्यीय। अब ये 3 सदस्य में होते कौन है,
तो एक तो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट जज, दूसरे कौन होते हैं, दूसरे होते हैं कोई भी हाई कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट की। और एक जो होता है एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट होता है, यानी जो कानून के अच्छे ज्ञाता हो, इनको रखा जाता है। ठीक है, इन्होंने जांच किया और अगर ये पाया कि नहीं, ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है ना, ये गलत तरीके से सदन में पेश किया गया है, कोई ये गिल्टी नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी फिर मैटर। ठीक है, लेकिन अगर ये देखते हैं कि नहीं, ये जो इन पे आरोप लगा है वो सही है, तो ये रिपोर्ट क्या करेंगे, अगर लोकसभा में द्वारा बनाया गया था समिति तो लोकसभा में, या राज्यसभा द्वारा बनाया गया था तो राज्यसभा में अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है, तो फिर ये मान लीजिए कि थर्ड में ये रिपोर्ट की जांच होगी। ठीक है, तो थर्ड में क्या हो जाता है, रिपोर्ट की जांच होगी, ये 3 सदस्यीय टीम करेगी। रिपोर्ट में मान लीजिए ये गिल्टी पाया गया, फिर ये इसका क्या होगा, ये रिपोर्ट जब आएगी फिर सदन में भाई वोटिंग होगी, सदन में मतदान होगा, वोटिंग प्रस्ताव पे। अब ये वोटिंग दोनों सदनों में पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए पहले लोकसभा में आया, तो लोकसभा में आया तो ये भी ध्यान में रखना कि इसमें भी जो है ना आपका 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट में हुआ था। तो 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में पास होना चाहिए। अब ये मान लीजिए पास हो गया लोकसभा में, तो आपका ये फिर राज्यसभा से भी वही सेम स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए, यानी दोनों सदन में पास होना चाहिए। उसके बाद अगर दोनों सदन में पास हो गए, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, जज को उस पद से हटा दिया जाएगा, तो रिमूव कर दिया जाएगा किसको, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इतने प्रोसेस होते हैं तब जाकर के एक जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने पूरे डिटेल में समझा। बाकी जब हम लोग पॉलिटी के लेक्चर देखेंगे ना और डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरे दिमाग में ये चला ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई इज द राज्यसभा कॉल्ड परमानेंट हाउस। राज्यसभा को भाई हम लोग परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, सिंपल बात है, ऑल मेंबर्स आर परमानेंट, ऑल मेंबर्स परमानेंट रहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रहते भाई। ये क्या होते हैं, हर 2 साल में उसमें जो है 1/3 मेंबर जो है वो उनका टाइम खत्म हो जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं। तो ऑल मेंबर्स आर परमानेंट बिल्कुल नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ उनका जो रहता है ना 6 वर्ष तक ही टेन्योर रहता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। लोकसभा क्या कितना रहता है, 5 years टेन्योर, एंड राज्यसभा का रहता है आपका 6 years टेन्योर। तो ये परमानेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, हाँ भाई, एक तो बात है राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता। सम मेंबर्स आर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर, हाँ, कुछ मेंबर जो है प्रत्येक साल, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि 6 वर्ष का टेन्योर होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, यानी डिजॉल्व नहीं होता। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में ना ये रिटायर हो जाते हैं। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। 21, टू whom डज द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट हिज रेजिग्नेशन। किसकी बात हो रही है भाई, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा की बात हो रही है। किसके, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है। ये पूछ रहा कि अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। अगर राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो भाई वो इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो ये इस्तीफा सौंपते हैं डेप्यूटी स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्याग पत्र डिप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सौंपते हैं। ठीक है, तो ये संविधान में मेंशन है कि अगर स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपना है तो डिप्यूटी स्पीकर को ही देगा। इसी तरह अगर डिप्यूटी स्पीकर जो है अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, स्पीकर। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को जो है आपस में इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे और समस्या आ जाती है कि भाई न स्पीकर है न डिप्यूटी स्पीकर है,
ठीक है। तो फिर स्पीकर जो है अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अगर मान लीजिए कि स्पीकर को अपना त्यागपत्र देना है तो वो तो डिप्यूटी स्पीकर को देता है, लेकिन अगर डिप्यूटी स्पीकर ही कोई नहीं है, अभी ऑफिस वैकेंट है, तो फिर स्पीकर किसको? तो स्पीकर जो है अपना गवर्नर को देगा। ठीक है, तो स्पीकर अपना त्यागपत्र गवर्नर को देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड एंड एबॉलिश्ड। किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कोई स्टेट में अगर हमको विधान परिषद की बात हो रही है, तो अगर कोई स्टेट में विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये आपका सिंपल डिसाइड करता है पार्लियामेंट। एक ऑप्शन बी भी है यहाँ पे, इस पे भी देखने की बात है, यहाँ भी पार्लियामेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वतंत्र रूप से पार्लियामेंट नहीं करता, रिकमेंडेशंस आने चाहिए कहाँ से? जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा बिहार स्टेट है, यहाँ तो अभी विधान परिषद है, लेकिन अगर बिहार चाहता है कि यहाँ से जो जो हमारा बाई कैमरल जो है लेजिस्लेचर, उसको बाई कैमरल बोलते हैं, यानी कि दो सदनीय। ठीक है, दो दो सदनीय, दो सदनीय, क्योंकि यहाँ पे विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो अगर बिहार सरकार चाहती है कि नहीं, मुझे बाई कैमरलिज्म से बाहर आना है, मुझे विधान परिषद को क्या करना है? एबॉलिश करना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार विधानसभा में एक आपको रिजोल्यूशन पास करना होगा कि भाई हम लोग विधानसभा को डिजॉल्व करना चाहते हैं, और फिर ये रिजोल्यूशन आपको भेजना होगा पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट जो है एक सिंपल मेजोरिटी के साथ आपको ये इसको जो है मतलब जो विधान परिषद है उसको एबॉलिश कर सकती है। या अगर मान लीजिए कोई स्टेट है जिसके पास विधान परिषद नहीं है और वो रिक्वेस्ट करता है अपने स्टेट में कि नहीं हम लोग भी बाई कैमरल बनना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये भी एक रिजोल्यूशन पास करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो उससे संबंधित राज्य है, यानी जो बनाना चाहता ना, वो अपने विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना चाहिए रिजोल्यूशन। ये ध्यान में रखना आपको। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा रिजोल्यूशन। या तो आपको एबॉलिश करो या उसको आप शामिल करो, क्रिएट करो, कोई स्टेट में बनाना चाहो, उसके लिए सबसे पहले विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी से आप रिजोल्यूशन पास कीजिए, फिर पार्लियामेंट से बोलिए कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं, तो आप ये पास कीजिए। फिर पार्लियामेंट जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 पार्लियामेंट क्या करेगा? आपको किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है, क्रिएट कर सकता है या एबॉलिश करता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट नहीं होगा, ऑप्शन सी पार्लियामेंट होगा, लेकिन रिजोल्यूशन आनी चाहिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडिया इज सोवरेन कंट्री बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट। किसकी बात हो रही है? कि भाई इंडिया जो है एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है, एक जो है आपका संप्रभु देश है, संप्रभुत्व देश है। तो ये किसकी वजह से है? हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब होता है कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, एक प्रियम्बल में ऐसा लिखा है जिससे प्रियम्बल की शुरुआत ही होती है। ठीक है, अगर आप देखिए प्रियम्बल मैंने यहाँ डाल रखा है, यहाँ पे शुरुआत ही हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे शुरुआत ही हो रही है, और ये दर्शाता है कि सारी शक्ति जो है वो जनता में निहित है, और भारत जो है किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो ये जो है एक प्रकार से संप्रभु देश होने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको दर्शाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें पूछा गया जुडिशियल रिव्यू मींट दैट द सुप्रीम कोर्ट। किसके बारे में बात हो रही है? जुडिशियल रिव्यू एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पार्ट है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अब ये पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन है, कौन से केस में आपको जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ स्टेट,
या यूनियन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, वो कोई ऐसा लॉ बनाती है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट जो है आपका उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी। नल एंड वॉइड यानी उसको सिंपल कैंसिल कर देगी, कह के कि भाई आपका ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यही पावर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की पावर को ही बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये आप लोग को याद में रखना है। तो जुडिशियल रिव्यू का यही अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह जांच कर सकते हैं कि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधानिक के अनुरूप है या नहीं है। अगर अनुरूप है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो भाई सिंपल क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करके उसको नल एंड वॉइड कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किसके बारे में बात हो रही है कि भारत के जो लोकतंत्र का सार इस तथ्य पर आधारित है। कौन से तथ्य पर आधारित है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। ठीक है, आगे देखते हैं। द फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, द पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट एंड चेंज द गवर्नमेंट। अच्छा, देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द स्टेट पॉलिसी। अब ये चारों ऑप्शन थोड़े थोड़े हमको ठीक ही लग रहा है कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो इस तथ्य पे आधारित है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना ये आपका हो जाएगा 6। डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, तो ये पीपल का ही मतलब आपको डेमोक्रेसी है। तो ये अगर ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों के पास पावर हो कि भाई वो इलेक्ट कर सके और इस गवर्नमेंट को चेंज कर सके। तो ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी। और ये भागीदारी का मतलब क्या है कि भाई हमको जिसको मन करे उसको इलेक्ट करेंगे, और फिर अगर हमको लगता है कि नहीं इनको हटाना चाहिए तो फिर अगले इलेक्शन में उनको चेंज भी कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पावर है यही असली डेमोक्रेसी को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। अ सिटिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज समन बाई। किसकी बात हो रही है? ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक के बारे में बात हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग। अब इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट का वो किसके द्वारा समन किया जाता है। तो किसके द्वारा समन किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकती है। अब ये आपको आर्टिकल 108 में देखने को मिलेगा, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर के, किसी लॉ को लेकर के एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, गतिरोध क्रिएट हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता जो है वो चेयरमैन होते हैं ज्वाइंट सिटिंग के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के 2 अध्यक्ष होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग के चेयरमैन होंगे। और इसका सिंपल एक ही उद्देश्य होता है कि भाई जो डेडलॉक क्रिएट हुई है ना, यानी कोई विधेयक को लेके इसको रिजॉल्व करना, और भाई जो बिल अटका पड़ा है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अब ज्वाइंट सिटिंग जैसे हमने बोला आर्टिकल 108 में इसका मेंशन है ज्वाइंट सिटिंग का, तो इसके कुछ स्थितियां दी गई है। पहला तो स्थिति ये है कि अगर एक सदन मान लीजिए बिल पास कर दे और दूसरा रिजेक्ट कर दे। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा ने कोई लॉ है उसको पास कर दिया, कोई बिल को पास कर दिया, और राज्यसभा के पास बिल है, वहाँ पे क्या हो गया वो रिजेक्ट कर दे, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। उसके रिजॉल्व के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर कोई बिल 6 महीने से वैसे ही लटका पड़ा है, 6 महीने से डिले है, लंबित है, तो इस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट
ज्वाइंट सीटिंग बुला करके और बोलेंगे भाई इसको आप लोग आपस में रिजॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि किसी बिल को अटकाना ये सही उचित नहीं है, जनता के हित में नहीं है। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों सदनों में अमेंडमेंट पर सहमति ना हो। मान लीजिए कि अमेंडमेंट होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे उसमें टॉपिक है, कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि पक्ष और विपक्ष में कुछ रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, कुछ सहमति नहीं बन रही है, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट इंटर होंगे और एक ज्वाइंट सीटिंग का अरेंजमेंट कर देंगे। तो इस सभी मामले में एक डेडलॉक क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको याद ये भी रखना है कि दो ऐसे बिल है ना जिस पे ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाया जा सकता। एक तो बिल है मनी बिल, ठीक है, मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा। और दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उस पर भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनरी बिल होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसी पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है कि मिनिस्टर को छोड़ के बाकी कोई भी मेंबर्स द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको ऑर्डिनरी बिल बोला जाता है, ऑर्डिनरी बिल। और अगर कोई मंत्री के द्वारा बिल पेश किया जाता है उसको मनी बिल, हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उसको याद रखने की जरूरत है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इलेक्शन कमीशन? किसके बारे में बात हो रही है? इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हो रही है। कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 324 क्या करता है? प्रोवाइड कराता है इलेक्शन कमीशन का गठन को लेकर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। जो आर्टिकल 320 है ना इसके बारे में भी देख लेते हम लोग। ये आपका यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 322 जो है वो यूपीएससी के एक्सपेंसेस यानी यूपीएससी के खर्चे के बारे में बताता है। और आर्टिकल जो 326 है ये आपको बताता है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट सफरेज, ठीक है। तो ये आर्टिकल इसके बारे में बताता है। आगे देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द रूल ऑफ लॉ मीन्स? किसके बारे में बात हो रही है? रूल ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है, यानी कानून के शासन की बात हो रही है। तो इस ऑप्शन में से देखना है कि ये कौन सा एप्रोप्रिएट बैठता है रूल ऑफ लॉ के लिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ जो है ना यानी कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, इससे क्या मतलब है? देखिए रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ होता है कानून के सामने सभी समान है, यानी कानून के सामने कोई किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं है, कानून के सामने सभी समान है, ठीक है। और सभी को समान संरक्षण मिलेगा, सभी समान है और सभी को समान संरक्षण भी दिया जाएगा, या वो प्रेसिडेंट भी हो या एक आम आदमी हो, सभी समान है और सभी को संरक्षण देने की बात की गई है। और जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 की बात होती है, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, और इसमें किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता, ठीक है। स्पेशल जो प्रिविलेज है इसमें किसी को स्पेशल प्रिविलेज की बात नहीं की गई है, और यही रूल ऑफ लॉ दर्शाता है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है ना ये हमारे संविधान में दो प्रकार से, दो अलग अलग जगहों से इसको डिराइव किया गया है। एक तो ये आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दो चीज़ों से मिलके बना इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ऑप्शन में दिया हुआ है, और एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये सिद्धांत आपका यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये प्रसिद्ध आपका एबी डाइसी के द्वारा ये प्रतिपादित है। और इसमें ये कहा गया है कि लॉ के आगे जो है हर कोई इक्वल है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये यूएसए से ली गई है,
ठीक है। और इसमें जो है यूएसए यानी कि लॉ के सामने हर कोई जो है संरक्षित है, हर लोग को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी को भी, और सभी को समान संरक्षण के बारे में इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई। तो ये कंबाइनली आपका क्या हो गया, एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ किसके बारे में बात करती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में बात हो रही, यानी वरीयता क्रम, निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से पहले एक लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, ये आप लोग देख लीजिए, ये है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, यानी वरीयता इसमें देखा जाता है। तो इसमें जो है आपका सबसे ऊपर तो आता है प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। ऐसे ही लिस्ट आपको लो ये मगअप कर लेना है, यानी इसको रट्टा मार लो आप लोग, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज भी बनती है क्वेश्चंस पूछने की। तो इसी में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स को आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन में 4 दे दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखना था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इसमें देख करके तो ये आप लोग जब तक ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स नहीं देखोगे, और ये एक ऑप्शन था फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स अगर नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको बस रट लेना है, ध्यान में रखना है इसको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और याद रख लेने से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। हु हैज़ द पावर टू क्रिएट एंड रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द सेक्रेटोरियल स्टाफ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब किसके बारे में बात हो रही है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अब ये 2 हाउसेस के सेक्रेटेरियल स्टाफ के बारे में हो रही है, जो सचिवालय के स्टाफ है वो किसके द्वारा नियुक्त की जाती है। तो जो सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टाफ है ना, वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, आफ्टर कंसल्टेशन विथ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि प्रेसिडेंट तो करेगा लेकिन कंसल्टेशन इज मस्ट, आपको जो है ना परामर्श लेना ही पड़ेगा। और परामर्श किसका, अगर लोकसभा सेक्रेटेरियल स्टाफ की बात हो, अगर अपॉइंटमेंट करना है तो फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर राज्यसभा के सेक्रेटेरियल स्टाफ का नियुक्ति करना है तो फिर आपके राज्यसभा के जो सभापति हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ परामर्श राष्ट्रपति को करना होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट हो सकती है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात हो रही है, यानी समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, तो ये कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे पहले तो इसको बताने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये सूची क्या है। ठीक है, तो मेनली ये जो सूची है ना, ये 3 प्रकार की लिस्ट होती है, जो हमारे टोटल कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब ये शेड्यूल का जो 7 शेड्यूल है ना, यानी 7 जो अनुसूचियां हैं, उस अनुसूची में 3 सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है, अब ये कौन से हैं, तो 3 लिस्ट है आपके, एक तो है यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक आपके स्टेट लिस्ट, और एक आपके हैं कॉन्करेंट लिस्ट, एक आपके हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, यूनियन लिस्ट यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिस पे यूनियन ही सिर्फ कानून बना सकता है, वैसे ही स्टेट लिस्ट में स्टेट ही कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आपका दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, मान लीजिए कोई एक मैटर को लेकर के और दोनों में अगर एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, दोनों में सहमति नहीं बनती, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो यूनियन है उसकी ही बात को मानी जाएगी। ठीक है, बना दोनों सकते हैं, लेकिन अगर कोई मैटर को लेकर के अगर कुछ विवाद खड़ा हो जाता है तो फिर वहाँ पे यूनियन की ही सुप्रीमेसी मिलेगी। अब यूनियन लिस्ट में जो है
आपको अगर स्टार्टिंग में देखे तो शुरू में 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब ये बढ़ करके 100 सब्जेक्ट हो गए, 100 विषय हैं, 100 ऐसे लिस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही जो है आपका कोई भी कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पहले 66 था, अब ये 61 हो गई है, और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 था, जो अब 52 सब्जेक्ट्स इसमें ऐड हो गए। अब उसके लिए आपको एक लिस्ट याद करना होगा, ठीक है, तब जा करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर कुछ एलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग सॉल्व कर पाए तो बिल्कुल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें क्या है देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, पहला ऑप्शन जो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपका पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एंड प्राइस कंट्रोल, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है आपका, ये तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद अगर पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन की बात करें तो ये भी आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर एलिमिनेट हम लोग कर पाए, देखिए एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हम लोग जनरली देखते हैं कि राज्य की ही सब्जेक्ट होती है, तो अगर इतना भी हमको थोड़ा बहुत पता है तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 अगर काटते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो जाएगा। ओके, फिर अगर मान लीजिए प्राइस कंट्रोल पे अगर हम लोग को नई आइडिया मिल रहा है, तो अगर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन देखें तो पब्लिक हेल्थ कहीं ना कहीं एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। तो मान लीजिए ऑप्शन 2 हटा दिए तो ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो कौन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4, यानी प्राइस कंट्रोल और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो अगर हमको एग्जैक्ट नहीं पता तो बाई एलिमिनेशन मेथड हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये डीपीएसपी की बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये डीपीएसपी मेनली 3 आइडिया पे काम करता है, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, बाकी डिटेल जो है ना जब पॉलिटी में करेंगे हम लोग पूरे डिटेल में वहां पे बात करेंगे। तो डीपीएसपी के प्रमुख जो है 3 थॉट्स है, थॉट्स बोलो आप या आइडियोलॉजी बोलो। एक तो है आपका सोशलिस्ट, ठीक है, यानी कि समाजवादी, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं डीपीएसपी में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। सेकंड है आपका गांधीयन, गांधीवादी, ठीक है, और यही गांधीयन के बारे में पूछा गया है, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो एक होता है लिबरल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी उदारवादी, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग थॉट्स और आइडियोलॉजी होती है। अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी में पूरे डिटेल में, तो ये 3 आइडिया पे डीपीएसपी काम करता है। और उसमें एक जो थॉट्स है आपके गांधीयन या आइडियोलॉजी है, उसमें ये पूछा गया है कि ये चारों में से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आइडियोलॉजी की बात करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है गांधीयन प्रिंसिपल, और उसके बाद राइट टू वर्क एंड टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंट की बात गांधीयन आइडियोलॉजी में है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 and 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एबॉलिश द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन है, 102, 103, 104, 105वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को के जो सीट्स से लोकसभा में भी होते थे और अलग अलग राज्य के विधानसभा में भी होते, तो उसको इस जो सीट्स है उसको एबॉलिश कर दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 104th अमेंडमेंट एक्ट,
40 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसने जो है एबॉलिश कर दिए। अब एंग्लो इंडियन क्या था, अगर आप लोग को आइडिया हो, एंग्लो इंडियन ये था कि अगर कोई ऐसा कम्युनिटी है, कोई ऐसा आदमी है जो क्या करता है, हु आर मिक्सड विथ इंडिया एंड यूरोप, मोस्टली अब ब्रिटेन के लोगों को जो मिक्स है, यानी कि उसके जो फादर है वो वहाँ से बिलोंग करते हैं या मदर बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या होता था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोल दिया जाता था। अगर कोई यूरोप से, और मेनली बात करें तो ब्रिटेन से, तो उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोल दिया जाता था। और उनको लोकसभा में बात करें ना, तो टोटल जो 545 सीट्स थी, उसमें 543 पे तो इलेक्शन होता था, और 2 जो है नॉमिनेट कर दिया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, 2 सीट्स, ठीक है। अब ये 2 सीट जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया है बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये चीज़ें विधानसभा में भी थी, बिहार में भी आप देखेंगे ना, तो एक जो ऐसी सीट थी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखी जाती थी, इसको एबॉलिश कर दिया गया है 104वीं संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन था, और बाकी भी संविधान संशोधन मैं बता देता हूँ क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो 102वां संविधान संशोधन था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था किसको, टू एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। उसके बाद 100 जो 3वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, उसमें 10% रिजर्वेशन मिला था, ठीक है, 10% रिजर्वेशन किसको मिला था, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कम्युनिटी को। और जो 105th अमेंडमेंट था, उसमें आपका एक पावर रिस्टोर किया गया था, रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई ओबीसी, टू आइडेंटिफाई ओबीसी, यानी कि जो 100 दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें आपका एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्डनेस क्लास का गठन किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भाई स्टेट के पास पावर नहीं होगा ओबीसी आइडेंटिफाई करने का राज्य में, ये पावर सेंटर के पास ही रहेगा। लेकिन फिर 105वां अमेंडमेंट एक्ट में ना आपका ये प्रोविजन हटा करके अब बोल दिया गया कि नहीं, स्टेट के पास भी पावर होगा कि ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपने राज्य में कि कितने ओबीसी है। तो ये 105वीं अमेंडमेंट एक्ट हमको बताती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545, ठीक है। तो ये कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा 31st अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या हुआ था, ये संशोधन आपका हुआ था 1973 में। जो 31st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1973 में हुआ था, जिसके बाद पहले जो 525 होते थे लोकसभा के सीट्स, उनको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसमें क्या था, इसमें अगर टोटल बात करें 545 जब बढ़ाया गया था, तो 530 आपका राज्य का था, ठीक है। उसके बाद 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए रखा गया था, ठीक है। तो ऐसे टोटल 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। हाँ, और एक कौन सा था, तो 31st संविधान संशोधन कब हुआ था, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 4 चीजें दी गई ऑप्शन में, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग। और इसमें से ये पूछा जा रहा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, तो ये सिंपल, इसका आंसर आप लोग को पता हो तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। यानी ये एक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई बॉडी है, यानी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इंटर स्टेट काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में थोड़ा हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है कि ये क्रिएट किया जाता है डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं संविधान के कोई ना कोई आर्टिकल में इसका मेंशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इलेक्शन कमीशन भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं आर्टिकल हमको मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन आपका आर्टिकल 324 में मेंशन है कि भाई एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपको आर्टिकल 280 में मिल जाएगा। और इंटर स्टेट काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपका आर्टिकल 263 में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है कि एक ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, और रिजोल्यूशन, यानी कोई एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देगा कि भाई एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो इसको हम लोग एक बॉडी बनाएंगे जिसका क्या होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी। वैसे ही नीति आयोग एक गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा बनाया गया था। तो अगर एक और एग्जांपल देखें तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हो गई हमारी नीति आयोग, और दूसरा अगर एक बात करें तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, वो भी एक क्या है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के द्वारा ये बॉडी बनाई गई। ओके, तो ये हमने पूरे डिटेल से जो है पॉलिटी का डिस्कशन कर दिया है। पार्ट 1 है इसका, एंड पार्ट 2 अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये आप लोग पूरा डिटेल में इसको आप लोग देखें। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। देन सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। So thank you very much for discussion.